गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने क्लास 11th में फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्लास 12th में सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हैं। साथ ही साथ बच्चों, क्लास 11th में जब आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो साउंड था, साउंड के लिए भी आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज किया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वेव में, तो वेव क्या होता है, उसके पास होता है एनर्जी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बढ़ता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी हम वेव्स के लिए यूज करते हैं और कर सकते हैं। क्लास 11th में हमने इसको साउंड के लिए किया था, क्लास 12th के फिजिक्स में हम इसको वेव्स मतलब लाइट वेव्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी दो या दो से अधिक, है ना, टू और मोर देन टू वेव्स आर सुपर इम्पोज टू एट अ वन पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे वो सभी के सभी क्या होते हैं, मिलते हैं। उसके कारण से क्या होता है, उसका जो रिजल्टेंट वेव है ना, रिजल्टेंट वेव हमको हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिले, ठीक है, या वो डाउन हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें वो जो चीजें हैं वो सुपर इम्पोज्ड या एक साथ कहीं पर मीट हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, जैसे मान लिए कि हमारे पास कुछ वेव्स हैं y1 y2, है ना, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, इस तरह से है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो निकलता है y, दैट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना। आप चाहो तो यहां पर 3 लिया हूं मैं, कितना भी सारे ले सकते हैं, सभी को आप सीधा जोड़ दीजिए, हमको उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेव है, ये ऐसा, ये इस तरह से मान लेते हैं कोई वेव बना दिए। ठीक है, हमको पता है ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। इसी तरह से इसके ऊपर कोई दूसरा वेव अगर आता है जो उसके क्रेस्ट का क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ का ट्रफ के ऊपर क्या होता है, लैंड होता है। ठीक है, तो जब दोनों का देखो, यहां पर ये हो गया क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिल रहा है ना, बस ये है कि इसका जो यहां पर देखिए फेज एंगल है ना, यहां से जो निकलने वाला एंगल है वही बस अलग है, बाकी उनका जो रीचिंग टाइम है यहां तक पहुंचने का वो क्या है, सेम है। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा हुआ, यस, है ना। तो अगर हम इसको ये अगर y1 हो जाए और इसको y2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, y, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल इसी तरह से, ये पहला वाला गया था, इसको y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट y। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्या बोलेंगे, एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिले, मान लिए इस तरह से, ठीक है, और इसका जो ट्रफ है वो इस तरह से, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाता है, ये ऐसा कम हो जाएगा। मतलब अब देखिए, पहले ये जो है इतना एम्पलीट्यूड से जा रहा था और ये वाला जो वेव है उसको अपोजिट या फिर उसके क्या बोल सकते हैं, रिवर्स में था। इस कारण से जो इसका जो रिजल्टेंट है, इसको अगर हम y1 मानेंगे, ये y2 मान लेंगे बच्चों, तो ये वाला जो है वो क्या हो जाता है, y हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, मतलब वेव के हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। ये वाला देखिए, ये ज्यादा था, फिर ये उसके रिवर्स में चला तो ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लाइट का एक बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो याद रखेंगे, टू और मोर देन टू वेव्स अगर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो किस कारण से बढ़ता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण से। ठीक है, जब दो वेव आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनका इंटेंसिटी हमको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो y यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस को। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेस है ना, या फिर हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, को बोल रहे हैं मतलब एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, एक को ही दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लिए कि हमारे पास ये लाइट का सोर्स है और यहां पर हमने एक स्लिट लगा दिया और इसमें दो छेद कर दिए, ये इस तरह से। तो यहां से दोनों तरह से लाइट निकलेगा, यहां पर यहां से, तो हमको एक ही सोर्स से दो स्लिट मिल गया ना, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। तो कोहेरेंट सोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप याद रखेंगे बच्चों, कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट होंगे कब? जब उन दोनों से निकलने वाला जो लाइट है उसका जो वेवलेंथ है वो क्या हो? सेम हो, सेम वेवलेंथ, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है सेम फ्रीक्वेंसी, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, वो भी क्या हो रहा हो? वो सेम हो। तीसरा है या सेम फेज, फेज है ना, सेम फेज एंगल हो, या इसी को इसमें और लिखेंगे बच्चों, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास पहला सोर्स है y1 जिसका है a या cos मिल लेते हैं, cos ओमेगा t, ठीक है। और दूसरा लेते हैं y2 इज इक्वल टू a1 a2 cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हम y2 को देखेंगे, यहां पर ये फाइव का वैल्यू जो है वो इस वाले से ज्यादा है, जाहिर सी बात है, इनमें ओमेगा टी में प्लस फाइव है, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमको ये समझना है कि अगर ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी होता तो हम बोलते कि वो दोनों के दोनों सेम फेज में है, ठीक है। बट यहां पर एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। तो आपको ये समझना है कि जब हम बात करेंगे कोई भी दो सोर्स का, कंडीशन ये होना चाहिए कि वो कोहेरेंट है। तो कैसे कौन से कंडीशन में हो सकते हैं? पहला ये होगा कि उसका जो वेवलेंथ है, दोनों लाइट का वेवलेंथ क्या हो? सेम होना चाहिए, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम होनी चाहिए। दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाले वेव्स का फेज एंगल क्या होना चाहिए? सेम। या उनके जो फेज निकले हुए हैं, मतलब जिस भी उसमें फेज में वो रिलीज हुए हैं, उसका वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि बार बार उसका वैल्यू जो है वो चेंज होते रहे। तो मैंने बोला फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब यही है कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ लाइट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो जब ये सभी कंडीशन फुलफिल होंगे तब हम उस सोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। और इसमें से कोई भी एक सोर्स जो, मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा सोर्स हो गए? इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे वो, ठीक है। सिंपल सा है, बस आपको याद रखना है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कोई भी लाइट सोर्स। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई दो लाइट है, एक जैसा भी लाइट है, तब भी उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो हो सकता है कि डिफर कर जाए। तो डिफर करने के कारण से उनको जो है हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा कि सही नहीं होगा, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, जब भी इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस देखने के लिए बच्चों, तो क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे और उसके सामने हम एक स्लिट बनाएंगे और वहां से उसमें दो छेद कर देंगे। तो इससे एक पैसेज में ये निकलेगा, एक पैसेज ये निकलेगा। अब यहां से जो लाइट निकलेगा, ठीक है, वो लाइट, अब देखो भले सोर्स एक है लेकिन हमको तो दो जगह से मिल रहा है ना, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि क्या है, इनका वेवलेंथ सेम होगा। एक ही सोर्स से निकल रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, है ना। या तो सेम फेज एंगल ले लेंगे या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो जाएगा, मतलब तो एक ही, ठीक है। तो इससे जो है फिर हमको इंटरफेरेंस देखने में क्या होगा? आसानी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होंगे जिनसे निकलने वाले लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, फेज डिफरेंस एंगल जो है वो भी क्या रहे? सेम रहे, या उनके बीच का अगर फेज है, डिफरेंस है कुछ, तो वो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द लाइट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो उनको हम इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं।
जैसे कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है ना, सेम वेवलेंथ मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, लेकिन कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, पहले उसकी वैल्यू 20 फिर 30 ऐसे इस तरह से, तब हम बोलेंगे कि वहां पर वो इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। और याद रखेंगे बच्चों, कोहेरेंट सोर्स होगा उसी में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो दिखाई देगा। इनकोहेरेंट सोर्सेस में, है ना, या इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अच्छे से इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, किसकी बात करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम। जाहिर सी बात है, किसी भी, हमको पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बट है ना, हम अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल उन्होंने मान के रखा कि कोई हाइपोथेटिकल मीडियम में वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहां पर ये मेन ध्यान देना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी मतलब ये है कि अगर कोई वेव जो है वो इस तरह से चल रहा है और एक कोई दूसरा वेव इस तरह से चल रहा है, तो दोनों वेव का जो एनर्जी है वो क्या होंगे, मीट होंगे, मिलेंगे, और एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरफेरेंस करने के बाद या तो उनका इंटेंसिटी बढ़ेगा या तो कम होगा। तो वहां पर हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेस लिखने का मतलब है कि कोई भी ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्स है, और कोहेरेंट सोर्स में ही हमको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखाई देता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बताता है कि कोई भी दो लाइट सोर्स जब मीट करेंगे और जो रिजल्टेंट होगा उसका जब एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम होगा, तब हम बोलेंगे कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और जब उसका इंटेंसिटी क्या हो जाए, मिनिमम, जब दो वेव्स का क्या होगा, सुपर इंपोजिशन होगा, तो उसके कारण से उसका जो वो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम कंडीशन भी देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, उसका यह है कि स्लिट के मिड पॉइंट से उसका कितना पोजीशन पे होगा और कितने ऊपर और कितने नीचे। आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई हो। याद रखना बच्चों, सुपरपोजिशन वेव्स के लिए भी लागू होता है, इसमें इंटरफेरेंस भी मिलता है ना, और इंटरफेरेंस को समझने के लिए, इंटरफेरेंस को देखने के लिए हमको कोई कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या बताया, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, है ना, और क्या होना चाहिए, सेम फेज एंगल। ठीक है, थैंक यू।